हेलो स्टूडेंट्स। तो इससे पहले दो क्लासेस में हमने अपने चैप्टर के बेसिक्स, डिस्कवरी ऑफ सेल, देन उसकी हिस्ट्री, सेल की डिस्कवरीज के बारे में पढ़ा हमने कि सेल किस तरह से डिस्कवर की, कौन से साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी की, ठीक है। देन उसके बाद हमने पढ़ा माइक्रोस्कोप के बारे में कि माइक्रोस्कोप आपका किस तरह से काम करता है और हम माइक्रोस्कोप को यूज क्या करते हैं, आपकी सेल्स को देखने के लिए करते हैं, ठीक है। नाउ हम चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, चैप्टर की बेसिक डेफिनेशंस। तो चैप्टर का नाम है आपका द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो जो आपकी बेसिक डेफिनेशन है वो आपकी क्या है, सेल, ठीक है। तो मैं छोटे से टर्म में बोलूं, सेल क्या आपका, सेल इज द बेसिक structural and fundamental यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। कि सेल क्या आपकी एक बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। तो यहाँ पे आपके लिए दो वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो आपका स्ट्रक्चरल और एक आपका फंडामेंटल। और ये आपकी एनसीईआरटी के अंदर एक क्वेश्चन भी है, व्हाई सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल आपकी बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कैसे है। तो सबसे पहले हम क्लियर करेंगे कि हाउ सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द लाइफ या स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो कैसे, अब जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं दे आर मेड अप ऑफ सेल्स। वो किससे मिलकर बने हुए, आपके सेल से मिलकर बने हुए हैं। चाहे वो आपका एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो आपका क्या हो, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो। अगर मैं किसी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करता हूं तो देखो होता क्या है कि जो आपकी सेल्स होती है, बहुत सारी सेल्स आपकी क्या बनाती है, एक ग्रुप ऑफ सेल्स फॉर्म टिश्यू, ठीक है। देन जो आपके डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज होते हैं दे विल फॉर्म ऑर्गन, एंड बहुत सारे ऑर्गन से कंबाइन होकर क्या बनता है, आपका ऑर्गन सिस्टम बनता है। और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स आपके कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, आपके एक ऑर्गेनिजम्स को फॉर्म करते हैं, ठीक है। नाउ अब मैं इसके बारे में एग्जांपल दूंगा आपको। बात करते हैं सेल्स की। तो सेल्स हमारे बॉडी के अंदर भी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हैं। फॉर एग्जांपल आपके ब्लड सेल्स, ठीक है, ब्लड सेल्स हो गए, आपके नर्व सेल्स हो गए, आपकी जो स्किन सेल्स, एपिथेलियल सेल्स बोलते हैं। तो बहुत सारे टाइप ऑफ सेल्स हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि जो सेल्स है, बहुत सारे सेल्स हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करता हूं कि जो आपके क्यूबोडियल सेल्स है वो मिलके आपको क्या बनाएंगे, क्यूबोडियल टिश्यू बनाएंगे। देन वो टिश्यू आपका क्या करता है, एक स्किन का फॉर्मेशन करते हैं। ये आपकी अगर बात करता हूं मैं कनेक्टिव टिश्यू में जो आपके मसल्स होते हैं, मसल्स इज आल्सो मेड ऑफ सेल्स। तो जो आपका हार्ट है, हार्ट का एक ऑर्गन है, वो एक आपके टिश्यू शेप बनता है जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है ना। देन वो टिश्यू है क्या हमारा, उसको हम बोलते हैं कार्डियक टिश्यू। क्या बोलते हैं हम, कार्डियक टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। नाउ अब जो हार्ट है, अब हार्ट का एक ऑर्गन सिस्टम होता है, जैसे कि आपने 7th क्लास में पढ़ा है, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम आपने पढ़ा है, ठीक है ना, एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा है, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है। तो ये आपके सारे सिस्टम्स बनते हैं, डिफरेंट ऑर्गन। अगर मैं बात करता हूँ किसकी, अगर मैं डाइजेस्टिव सिस्टम का एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है आपका कि आपके बक्कल कैविटी यानी कि माउथ आपका प्रेजेंट होता है, देन आपका फायरनेक्स प्रेजेंट होता है, देन आपकी इसोफेगस, आपका स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस। तो these are the organ which combine to form a system is known as the digestive system। and बहुत सारे systems आपके मिलके, for example अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो हमारे अंदर then आपका नर्व सिस्टम है, ठीक है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है आपका ना, उसके बाद आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ट्रांसपोर्टेशन है हमारा, देन उसके बाद रिप्रोडक्टिव हमारा सिस्टम है। तो बहुत सारे सिस्टम्स आपके मिलके क्या बनाते हैं, पूरा ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, फॉर एग्जांपल की ह्यूमंस। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि जो आपकी सेल है वो एक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ है। नाउ अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्या, फंडामेंटल।
फंडामेंटल कैसे है, हाउ सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चर तो होगी, फंडामेंटल मीनिंग क्या है, बिकॉज ऑल द फंक्शन परफॉर्मिंग इन ए बॉडी इज डन बाय विद द हेल्प ऑफ ए सेल। यहाँ पे मैं बात करूंगा आपको, एक सिंपल सा एग्जांपल है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो आपका अमीबा होता है, ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होगा, आपका अमीबा होगा। तो अमीबा आपके बॉडी के सारे फंक्शंस को एक सिंगल सेल ही परफॉर्म करता है। देखो फंक्शंस की बात करें, कौन से फंक्शंस, उसका बर्थ होना, ठीक है, बर्थ होगा, वो बर्थ होने के बाद क्या, उसके अंदर ग्रोथ होना, फूड को इनगल्फ करना, फूड खाएगा तो खुद से फूड खाता है यानी कि डाइजेशन करेगा। डाइजेशन के बाद क्या होगा कि उसके अंदर क्या होगी, आपकी ग्रोथ होगी, सर्कुलेशन होगा, चीज होगा। देन वो वेस्ट फूड को क्या करेगा, वो एक्सक्रीट करेगा। तो जितने भी सिंगल है ये फंक्शंस, ये कौन परफॉर्म करता है, ये आपके सारे की सारी सेल्स परफॉर्म करती है। इसलिए जो आपकी सेल्स है इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। नाउ क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी के अंदर, व्हाई सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल आपकी बेसिक स्ट्रक्चरल और फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कैसे है, बिकॉज अगर बात करूं, ए सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ बिकॉज इट फॉर्म द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। आप क्या करती है, पूरे स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करती है। ये आपकी बेसिक यूनिट्स है, किसी भी, चाहे आपको यूनिसेलुलर हो या आपके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, तो उसको फॉर्म करने के लिए जो बेस है हमारा, वो क्या बेटा, आपका सेल है, ठीक है। देन उसके बाद आप ये फ्लो चार्ट बना सकते हो छोटा सा। देन उसके बाद हाउ इज ए फंडामेंटल, सॉरी फंडामेंटल फंक्शनल, ओके सॉरी फंक्शनल सेल क्या हमारी फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। फंक्शनल मीनिंग क्या है कि जितने भी फंक्शन पर बॉडी के अंदर परफॉर्म हो रहे हैं, चाहे वो कोई भी फंक्शंस हो, वो सारे सारे कौन करती है, बिकॉज all the functions performing inside the body of organism by a cell with the help of a cell, so cell is the basic structural and functional unit of life। ठीक है, ये हमारी होगी इसकी डेफिनेशन चैप्टर की, ठीक है। नाउ अब मैं इसके बात करता हूं कि सेल के टाइप्स की अगर बात करें, सेल की शेप की बात करें, तो सेल आपकी डिफरेंट शेप की होती है, ठीक है ना। मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे आपके सेल की शेप की, तो बहुत सारी सेल्स होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं अमीबा सेल की, तो जो आपकी अमीबा सेल्स होती है, ठीक है, अमीबा इसकी कोई शेप नहीं होती। अमीबा की शेप कैसे होती है, अमीबा की शेप होती है इरेगुलर। अमीबा के साथ आपके दूसरे हैं आपके जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं WBC यानी कि आपके व्हाइट ब्लड सेल्स या कर्पल सेल्स बोलते हैं उनको। देन इसका जो साइंटिफिक नेम है इसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट, ठीक है। ल्यूको मींस होता है कलर और साइट मींस क्या होता है आपका सेल। तो अमीबा आपका एक प्रोटोजोआ होता है, याद रखना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आगे काम आएगा तो हमें इजी हो जाएगा। अमीबा का एक प्रोटोजोआ होता है जिसकी कोई शेप नहीं होती, ठीक है। और जो आपके ये होती है इरेगुलर पोर्स, इनको हम बोल देते हैं, आगे हम पढ़ेंगे, ये आपने पढ़ा भी हुआ है, सूडोपोडिया। सूडो मींस फॉल्स और पोडिया मींस क्या होता है, इनके फीट, जिनकी हेल्प से मूवमेंट भी करते हैं और आपके क्या करेंगे, फूड को इनगल्फ भी करेंगे, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया बोलते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया अमीबा जो कि इरेगुलर शेप का रहा। और आपके बहुत सारे सेल्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर बात करूं ऑस्ट्रिच के एग की, तो जो आपका ऑस्ट्रिच एग है वो कैसा है शेप में, वो आपका ओव्यूल शेप का होता है, ठीक है। और आपके अगर मैं प्लांट सेल की बात करूं, ठीक है, ये आपकी क्या होगी, आपकी प्लांट सेल होगी, ठीक है। ये क्या होती है आपकी, इसके बारे में हम आगे डिस्कस अच्छे से पढ़ेंगे, ओके। तो प्लांट सेल्स है हमारी, ये क्या कैसे होती है आपकी, पॉलीगोनल शेप की होती है। और अगर इसके अलावा बात करूं मैं आपके एग की, जो ओवम होता है, ओवम भी क्या होता है आपका, ओवल शेप का होता है। देन इसके बाद अगर बात करें मैं किसकी, ये हमारा क्या है, स्पर्म,
तो डिफरेंट डिफरेंट शेप है। देन इसके बाद हम बात करते हैं अपने आरबीसीज की। ये हमारा क्या होता है आरबीसीज, यानी कि रेड ब्लड कर्पसल्स या सेल्स जिसको हम बोलते हैं। इसका जो हमारा नाम है इरिथ्रोसाइट्स, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम इरिथ्रोसाइट्स के नाम से जानते हैं। अब ये बीच में से दबा होता है, यानी कि डबल कनकेव की टाइप का होता है, यानी कि बालूशाही देखिए आपने, जैसे हम आटे की लोई लेके उसको बीच में से दबा देते हैं, तो वैसे क्या शेप होता है हमारा आरबीसीज। वो इस शेप का क्यों होता है, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, इस आरबीसीज ह्यूमन आरबीसीज के अंदर लैक ऑफ न्यूक्लियस होता है, ठीक है ना। किसका इसमें लैक होता है, लैक ऑफ न्यूक्लियस या न्यूक्लियस बोल दो, ठीक है। अब अगर बात करूं मैं किसका आरबीसी है, ये आपका ह्यूमन का आरबीसी है, ठीक है, इसका आरबीसी हमारा ये ह्यूमन का आरबीसी है। देन इसके अलावा अगर मैं फ्रॉग के आरबीसी की बात करता हूं, तो फ्रॉग का आरबीसी कुछ ऐसा होता है। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। तो जो हमारा आरबीसी है उसके अंदर क्या है, आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है। तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप की, मेनली जो आपकी एनिमल सेल्स होती है ये आपकी सर्कुलर टाइप की होती है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हमारी सेल्स प्रेजेंट है। और आपकी अगर बात करूं नर्व सेल की, ठीक है, नर्व सेल को बना देते हैं, इंटरेस्टिंग सा है थोड़ा सा। नर्व सेल कैसे होती है आपकी, वो ब्रांच होती है आपकी, ठीक है ना। तो ये हमारी क्या होगी, ये हमारी नर्व सेल होगी, ठीक है, कितनी लंबी हमारी नर्व सेल है। तो ये है क्या है, हमारी जो बात करूं मैं किसकी, सेल की शेप की, तो सेल आपकी बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट शेप की होती है, उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग, जिस तरह से उनको काम करना है, देन उसके अकॉर्डिंग उनको क्या है, स्ट्रक्चर उनको प्रोवाइड कर दिए गए हैं, ठीक है। ये तो बात हुई किसकी, आपकी सेल की शेप की। नाउ हम इसको जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो बात करेंगे सेल के साइज की। तो सेल के साइज को पढ़ने से पहले हम कुछ टर्म्स है जो मैथमेटिक्स भी है, फिजिक्स में भी काम आएंगे आपकी, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो क्या है, जैसे कि बात करता हूं मैं, हम पढ़ चुके पहले से कि जो आपकी सेल्स होती है वो बहुत ही क्या होती है, आपकी छोटी होती है। कैसे होती है, बहुत ही छोटी, जिनको हम अपनी क्या है, नेक्ड आई से देख ही नहीं सकते। देन तो इनको देखने के लिए हमने किसका यूज किया, माइक्रोस्कोप का। किसका यूज किया हमने, माइक्रोस्कोप का हमने यूज किया है, ठीक है। तो अगर बात करूं किसके, सेल की साइज की, सेल का साइज मेनली हम मापते हैं माइक्रोमीटर के अंदर। किसके अंदर मापते हैं, माइक्रोमीटर के अंदर। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, माइक्रोमीटर को हम दिखाते हैं म्यू एम, इसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर जो कि आपके 10⁻⁻⁶ मीटर के बराबर होता है, ठीक है। तो मेनली साइज जो हमारा सेल का हम मेजर करेंगे वो किसके अंदर मेजर करते हैं, माइक्रोमीटर के अंदर ही मेजर करते हैं। अब सेल का साइज आपका डिफरेंट डिफरेंट है, तो हम जो मेनली बेसिक चीजें हैं, जो आपकी सबसे स्मॉलेस्ट सेल है, स्मॉलेस्ट सेल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। लार्जेस्ट सेल के बारे में पढ़ेंगे, आपकी लॉन्गेस्ट सेल के बारे में पढ़ेंगे, और ह्यूमन के अंदर जो आपकी स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट सेल के बारे में पढ़ेंगे, और आपकी ह्यूमन के अंदर जो आपकी लार्जेस्ट सेल है इसके बारे में हम पढ़ेंगे, जो थोड़ी सी हमारे क्या है, इंपॉर्टेंट है, आपको पता भी होनी चाहिए, ठीक है। तो जो सबसे आपकी स्मॉलर सेल है वो कौन सी है, वो आपको जो सबसे स्मॉलर सेल है इसको हम बोलते हैं PPLO। क्या, PPLO, इसी फुल फॉर्म है आपका प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये कुछ माइक्रोमीटर होता है। इसका आपका एक नाम और भी होता है PPLO को में एक नाम और से जानते हैं, इसका नाम है हमारा
माइकोप्लाज्म। ठीक है, तो जो आपकी सबसे स्मॉलेस्ट सेल है वो कौन सी आपकी पीपीएनओ प्लूरो निमोनियो लाइक ऑर्गेनिज्म यानी कि माइकोप्लाज्म, और ये है क्या आपका, ये है आपका बैक्टीरिया। ओके, नाउ जो आपकी लार्जेस्ट सेल है, जो सबसे बड़ी सेल है वो है आपका ओस्ट्रिच एग। ओस्ट्रिच के बारे में आप सभी जानते हो, सभी ने देखा ओस्ट्रिच एग। तो सबसे जो लार्जेस्ट सेल है वो आपका ओस्ट्रिच का एग है। देन जो सबसे आपकी लॉन्गेस्ट सेल है, लॉन्गेस्ट सेल है आपकी नर्व सेल, जो कि ह्यूमन के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, नाउ जो ह्यूमन के अंदर सबसे छोटी सेल है वो है आपकी स्पर्म। ये आपके बॉडी जो आरबीसी होती है उनसे भी क्या होता है, छोटी होती है, रेड ब्लड सेल से भी छोटी होती है। सबसे लार्जेस्ट सेल है वो है आपका ओवम सेल या आपकी एग सेल। ठीक है, तो ये हमारा सेल साइज होने का जो मेन टॉपिक हमें याद करना है। तो देखो जो ये हमारी साइज है पीपीएनओ की, ये माइक्रोमीटर्स के अंदर होती है, बहुत छोटी होती है, 1 से लेकर 1.5 माइक्रोमीटर तक होती है। ओस्ट्रिच क्या है आपका सेंटीमीटर्स के अंदर आ जाता है। नर्व सेल आपकी लंबाई में सबसे लंबी है, सबसे छोटी है हमारी ह्यूमन के अंदर हमारी स्पर्म सेल है, और लार्जेस्ट कौन सी है हमारी, ये हमारी ओम या एग सेल है। ठीक है, देन सेल के साइज के बाद, सेल के साइज के बाद हम बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ ए सेल। क्या, कंपोजिशन ऑफ ए सेल या कंपोनेंट ऑफ ए सेल। ठीक है, तो हम यहां पे लिखते हैं हेडिंग बेसिक कंपोनेंट या स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल। क्योंकि एक सेल के अंदर बेसिक जो चीजें हैं, किसी भी सेल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, देखो हम पढ़ेंगे। सबसे पहला है आपका सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ठीक है, नाउ सेकंड है हमारी साइटोप्लाज्म। साइटो मीन्स सेल और प्लाज्मा मीन्स लिक्विड, यानी कि सेल के अंदर के जो लिक्विड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, नाउ जो थर्ड वन है वो है हमारा न्यूक्लियस। इसको हम बोलते हैं ब्रेन ऑफ ए सेल। ठीक है, जब हमने हनीकॉम्ब का स्ट्रक्चर देखा था, जो रोबोटुक ने, हमने क्या देखा था, आउटर कवरिंग थी जो डार्क बाउंड्री थी हमारी, देन बीच में एक छोटा सा डॉट था, वो डॉट क्या था आपका, न्यूक्लियस, और उसके बीच में जितना भी हमारा सब्सटेंस प्रेजेंट था वो क्या था आपका, साइटोप्लाज्म। अरे एक बार टिपिकल सा स्ट्रक्चर बनाऊं, ठीक है, कि जैसे कि अगर बात करता हूं मैं, एक एनिमल सेल में मेनली स्फेरिकल शेप की होती है। ठीक, तो जो ये हमारा बाहर की कवरिंग है इसको हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। जो ये लिक्विड यहाँ पूरा जो यहाँ पे प्रेजेंट है इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। सॉरी, न्यूक्लियस तो आप, न्यूक्लियस तो आपका ये वाला होगा, यहाँ पे क्या बेटा आपका ये साइटोप्लाज्म। क्या है, साइटोप्लाज्म है। तो बेसिकली एक सेल का स्ट्रक्चर हमारा ये होता है, बेसिक कंपोनेंट्स बोलते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल। ये हमारे सेल का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे क्या क्या आपका सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म या आपका न्यूक्लियस। तो सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में। ठीक है, तो जो सेल मेम्ब्रेन है ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन इट इज द आउटर कवरिंग ऑफ ए सेल। या सेल का हम एनवेलोप बोल सकते हैं इसको, जैसे कि आपका लिफाफा होता है, ठीक है ना।
तो मेन काम क्या होता है उसका, उसको एक तरफ से जो उसके अंदर के पार्ट है उसको क्या करना, प्रोटेक्ट करना। तो वैसे जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है, इट प्रोटेक्ट सेल्स, ठीक है, ये सेल को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। देन उसके बाद इट हेल्प इन एंड आउट ऑफ मटेरियल फ्रॉम सेल, ठीक है, इस सेल के अंदर से हमारा मटेरियल किस तरह से आता है, कैसे वो बाहर जाएगा, ठीक है ना। देन इसको भी कौन कंट्रोल करता है, आपकी सेल कंट्रोल करती है। तो दीज आर सम बेसिक फंक्शन ऑफ द सेल। दूसरा क्या हमारा एक बैरियर काम करती है। बैरियर का मीनिंग क्या है, वही आप बोल सकते हैं इट वर्क लाइक एज ए बैरियर। बैरियर मीनिंग क्या है, चीजों को ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है ना। नाउ हम पढ़ते हैं कि भाई सेल, अगर बात करूं आपसे कि सेल है क्या, सेल को हम बोलते हैं, क्वेश्चन आता है व्हाई सेल इज कॉल्ड द सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। इंपॉर्टेंट है, सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। क्या भाई, सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, कि हम सेल को सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं। देखो नाम से क्लियर हो रहा है। सेलेक्टिव का मीनिंग क्या है, ये सेलेक्ट किए हुए सब्सटेंस को ही सेल के अंदर और बाहर जाने देती है, इसलिए हम सेल मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन इसको हम बोलते हैं। तो क्या, it only allow the selectable substances inside or outside of a cell, ठीक है ना, या फ्रॉम ए सेल बोल दो, कि सेल के अंदर सिलेक्टिबल सब्सटेंस को ही अंदर और बाहर आने जाने देती है, इसलिए सेल को हम क्या बोलते हैं, सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। सिलेक्टिव का मीनिंग हो गया सिलेक्टिव सब्सटेंस को, परमेबल का मीनिंग होता है परमीएबल का मीनिंग होता है आपका अक्रॉस, आर पार जाना, और मेम्ब्रेन के आर पार जाने की चीजों को ये सिलेक्ट करके भेजती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है कि किन प्रोसेस के द्वारा चीजें सेल के अंदर और बाहर जाती है, तो उन प्रोसेस को नाम देखते हैं हम, कौन से हैं। प्रोसेसेस बाय विच सब्सटेंस मूव इन एंड आउट फ्रॉम द सेल। भाई उन हमारे प्रोसेसेस का नाम क्या है कि जो हमारे सेल के अंदर और बाहर जाने में हमारी हेल्प करते हैं, वो प्रोसेसेस है आपके डिफ्यूजन एंड ओस्मोसिस, ठीक है। क्या है हमारे, डिफ्यूजन एंड ओस्मोसिस आर द टू प्रोसेस बाय द हेल्प ऑफ व्हिच एनी सब्सटेंस मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल। इन दो प्रोसेस के द्वारा हमारे चीजें सेल के अंदर और बाहर मूव करती है। नाउ अब इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। देखो डिफ्यूजन को आप पहले भी पढ़ चुके हो। डिफ्यूजन क्या होता है भाई, इंटरमिक्सिंग ऑफ सब्सटेंसेस, है ना, चीजों को मिक्स करना। अब यहाँ पे क्या है, सब्सटेंस हमारा मूवमेंट शो करेगा फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं किसको, डिफ्यूजन को। ठीक है, क्या सिंपल सा है। The process of movement of substances like O2, CO2 gases
from higher concentration to lower concentration। ठीक है, क्या जब हमारी चीजें का ट्रांसपोर्ट, हमारी गैसेज है समथिंग कुछ भी लगा दो, तो उनका ट्रांसपोर्ट क्या हो रहा है, एक हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में हो रहा है, देन उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। क्या बोलेंगे इसको हम, डिफ्यूजन। उस प्रोसेस को बोलते हैं प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन, मतलब जहां पे हायर कंसंट्रेशन मीनिंग क्या है, जहां पे वो चीज ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है उससे वहां से वो जहां पे वो चीज कम अमाउंट में प्रेजेंट है वहां पे उसकी तरफ मूव करेगी। तो चीजें कहां से कहां मूव कर रही है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म इसके अंदर ये कि द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज नोन एज द ऑस्मोसिस। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल इसके अंदर दूं, जैसे मैंने एक लीव बनाया आपका, ग्रीनिंग डाल देते हैं, ठीक है, कोई नहीं, लीव लग तो नहीं रहा वैसे। ठीक है, किसी तौर से हटा चाहिए। अब आपको पता है क्या लीव्स क्या होते हैं, लीव्स आर द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है ना, फोटोसिंथेसिस की हमारी साइट होते हैं कौन, हमारे लीव्स होते हैं। अब यहाँ पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है अंडर द लीव्स, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्टोमेटा। पढ़ते आ रहे हो इसको, स्टोमेटा। अब जब हमारे फूड को फोटोसिंथेसिस करना होता है, देखो फोटोसिंथेसिस समझते हैं, फोटोसिंथेसिस इज मेड अप ऑफ टू वर्ड, फोटो मींस लाइट, सिंथेसिस मींस क्या आपका फॉर्मेशन। तो जो ग्रीन प्लांट होते हैं दे मेक food with the help of CO2 and water and in the presence of sunlight is known as the photosynthesis। तो देखो वाटर जो एब्जॉर्ब करते हैं वो हमारे रूट एब्जॉर्ब करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। नाउ अब जो हमारी CO2 कहाँ प्रेजेंट है आपकी, CO2 है जो आपकी वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। कहाँ पे प्रेजेंट है आपकी, एटमॉस्फेयर। कहाँ प्रेजेंट है आपकी, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। नाउ अब होगा क्या, अब एटमॉस्फेयर में CO2 की कंसंट्रेशन क्या है, बहुत ज्यादा है, और यहाँ पे कंसंट्रेशन लीव्स के अंदर फिलहाल कम है क्योंकि सारा खाना बन चुका है। तो क्या होगा, स्टोमेटा ओपन होगा और देन यहाँ से क्या एंटर करेगी आपकी, CO2 एंटर करती है, और जिस प्रोसेस द्वारा एंटर करती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हमने बोल दिया डिफ्यूजन। ठीक है, फोटोसिंथेसिस हुई, फोटोसिंथेसिस होने के बाद होगा क्या कि जो आपका CO2 था, वाटर था, वो किसमें, फूड और ऑक्सीजन में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर फूड और ऑक्सीजन क्या बना, हमारा ऑक्सीजन बना। अब ऑक्सीजन की अमाउंट लीव्स के अंदर क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, अब यहाँ पे लीव्स के अंदर कंसंट्रेशन किसकी ज्यादा है, ऑक्सीजन की। तो अब यहाँ से इसी स्टोमेटा के द्वारा, या कोई दूसरा स्टोमेटा ले लो हम, ठीक है, तो स्टोमेटा के द्वारा ही क्या होगा कि जो आपकी ऑक्सीजन है वो क्या होगी, बाहर मूव हो जाएगी, और सेम प्रोसेस कौन सा होगा आपका, डिफ्यूजन होगा। अब ऐसा क्यों हुआ, पहले जब उसने CO2 ली तो लीव्स के अंदर CO2 के अमाउंट कम थी, इसलिए एटमॉस्फेयर में ज्यादा होने की वजह से वो यहाँ से लीव्स के अंदर मूव कर जाती है। देन लीव्स में उसकी कंसंट्रेशन इक्वल होगी एटमॉस्फेयर के, स्टोमेटा अपने आप बंद हो जाएगा। देन पूरी CO2 आपकी जब फूड में कन्वर्ट हो जाएगी तो वहां पे अगेन से CO2 की अमाउंट कम हो जाएगी, लेकिन O2 की अमाउंट बढ़ गई है, तो O2 आपका बाहर निकलेगा, देन CO2 क्या होगा, अगेन से एंटर हो जाएगी। तो ये आपका प्रोसेस आपका डिफ्यूजन। तो बहुत सारी चीजें जो होती है आपकी वो डिफ्यूजन के द्वारा हमारे अंदर कुछ चीजें, ठीक है, तो वो हमारी डिफ्यूजन के द्वारा हमारी मूव करती है अक्रॉस ए सेल। तो डिफ्यूजन इज द प्रोसेस जहां पे क्या हो गया, आपके सब्सटेंस मूव करेंगे फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, नाउ अब उसके बाद क्या है हमारा कि भाई जो आपका डिफ्यूजन होता है, आपको हाई कैसे पढ़ना है, डिफ्यूजन आपका दो टाइप का होता है, एक्टिव और पैसिव। जहां पे आपको
एनर्जी देनी पड़े उस डिफ्यूजन को हम बोलते हैं एक्टिव डिफ्यूजन, और जहाँ पे आपको एनर्जी नहीं देनी पड़े, एनर्जी का कंज्यूमिंग ना हो, तो उसको हम बोलते हैं पैसिव डिफ्यूजन, उसको हम बोलते हैं। नाउ जो आपका नेक्स्ट प्रोसेस है ऑस्मोसिस, इसके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है, तो इसको क्या करेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा मैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, बाय।